नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट नेशनल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 नवंबर को बेंगलुरु के दौरे पर हैं। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन करेंगे। करीब 5,000 करोड़ की लागत से बना है टर्मिनल 2। वर्तमान में 2.5 करोड़ यात्री संभालने की क्षमता है और अब 5 से 6 करोड़ यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा। तो प्रधानमंत्री मोदी 11 नवंबर को बेंगलुरु के दौरे पर कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन करेंगे। करीब 5,000 करोड़ की लागत से बना है ये टर्मिनल 2। वर्तमान में 2.5 करोड़ यात्री संभालने की इसकी क्षमता है और अब 5 से 6 करोड़ यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा। गुजरात चुनाव के लिए भाजपा की जोरों से तैयारी। 4 स्तरीय आकलन पर 182 सीटों के लिए बनाया प्रत्याशी पैनल। सूत्रों के अनुसार अमित शाह के नेतृत्व में कवायद हुई है। 3 बार सर्वे के बाद पैनल को आकार दिया गया। अब संसदीय बोर्ड में पीएम मोदी संग मंथन में अंतिम फैसला। टिकटों के लिए राज्य भर से कई लोगों ने दावेदारी की थी। 4 चरण में कसौटी पर खरे उतरने वालों की टिकट होगी। तो तैयारी भाजपा की जोरों से है। गुजरात चुनाव के लिए ये तैयारियां। 4 स्तरीय आकलन पर 182 सीटों के लिए प्रत्याशी पैनल बनाया गया है। सूत्रों के अनुसार अमित शाह के नेतृत्व में ये कवायद हुई है। 3 बार सर्वे के बाद पैनल को आकार दिया गया है। अब संसदीय बोर्ड में पीएम मोदी संग मंथन में अंतिम फैसला होगा। टिकटों के राज्य भर से कई लोगों ने दावेदारी की है। 4 चरण में कसौटी पर खरे उतरने वालों को ही टिकट मिलेगी। हिमाचल में चुनाव प्रचार और राहुल गांधी की दूरी। पार्टी नेताओं के प्रयासों के बावजूद समय नहीं निकाल पा रही हैं। पार्टी नेता चाहते राहुल केवल 1 या 2 दिन का समय निकाले, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में अति व्यस्तता के कारण विफल हो रहे हैं सारे प्रयास। गांधी परिवार से सिर्फ प्रियंका गांधी ने ही प्रचार की कमान संभाल रखी है। दक्षिण में प्रदूषण के कारण हिमाचल में रुकी सोनिया का कार्यक्रम तय नहीं है। हिमाचल चुनाव प्रचार में अब सिर्फ 2 दिन शेष हैं और ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की दूरी हैरानी भरी है। तो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी दूरियां हैरान करने वाली हैं। हिमाचल में चुनाव प्रचार और राहुल गांधी की दूरी नजर आ रही है। पार्टी नेताओं के प्रयासों के बावजूद समय वो नहीं निकाल पा रहे। पार्टी नेता चाहते थे राहुल केवल 1 या 2 दिन का समय निकाल ले, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में अति व्यस्तता के कारण ये प्रयास विफल रहे हैं। गांधी परिवार से सिर्फ प्रियंका ने ही कमान संभाल रखी है प्रचार की। दिल्ली में प्रदूषण के कारण हिमाचल में सोनिया रुकी हुई हैं, लेकिन उनका कार्यक्रम तय नहीं है। हिमाचल चुनाव प्रचार में अब सिर्फ 2 दिन शेष हैं और ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की दूरी हैरानी भरी है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सीजेआई पद की शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुआ शपथ ग्रहण समारोह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस चंद्रचूड़ को शपथ दिलाई। देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ बने हैं। शपथ ग्रहण में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पीएम मोदी मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, पीयूष गोयल और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी मौजूद रहे। तो ये कार्यक्रम रहा और ये बड़ा खूबसूरत कार्यक्रम रहा। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इस दौरान सीजेआई पद की शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई। जस्टिस चंद्रचूड़ को देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। शपथ ग्रहण में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पीएम मोदी मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, पीयूष गोयल और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी इस दौरान मौजूद रहे। इंडियन एक्सप्रेस का संपादकीय सीजेआई चंद्रचूड़। देश के नए प्रधान न्यायाधीश। सीजेआई के सामने चुनौतियां और अवसर। पिछले सीजेआई यूयू ललित ने 27 अगस्त को शपथ लेते समय वादे किए थे। 74 दिनों के कार्यकाल में यूयू ललित ने मिसाल कायम की। मुख्य मसलों पर सीधा प्रसारण, स्थायी रूप से संविधान पीठ कायम। चंद्रचूड़ का रास्ता एक हद तक आसान करके गए हैं यूयू ललित। नवंबर 2024 तक धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ का कार्यकाल रहेगा, यानी कि नवंबर 2024 तक उनका कार्यकाल है। और इसमें इंडियन एक्सप्रेस का संपादकीय आया है इसी को लेकर। सीजेआई चंद्रचूड़, देश के नए प्रधान न्यायाधीश के सामने चुनौतियां और अवसर।
पिछले सीजेआई यूयू ललित ने 27 अगस्त को शपथ लेते समय वादा किया था। 74 दिनों के कार्यकाल में यूयू ललित ने मिसाल कायम की। मुख्य मामलों का सीधा प्रसारण, स्थायी रूप से संविधान पीठ कायम, चंद्रचूड़ का रास्ता एक हद तक यूयू ललित आसान कर गए। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के खिलाफ एमके स्टालिन देंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती। तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। अन्य पार्टियों का समर्थन पाने के लिए 12 नवंबर को ये बैठक बुलाई है। स्टालिन ने कहा, कोर्ट के इस फैसले से आघात पहुंचा। 100 सालों से लड़ी जा रही लड़ाई को बहुत बड़ा आघात पहुंचा है और इसके कारण सामाजिक समरसता को नुकसान पहुंचेगा। सामाजिक समरसता को थोड़ा नुकसान भी होगा। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के खिलाफ एमके स्टालिन है। स्टालिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे। तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। अन्य पार्टियों का समर्थन पाने के लिए 12 नवंबर को ये बैठक बुलाई। स्टालिन ने कहा, कोर्ट के इस फैसले से आघात पहुंचा। 100 सालों से लड़ी जा रही लड़ाई को बहुत बड़ा आघात है और इसके कारण सामाजिक समरसता को नुकसान पहुंचेगा। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को झटका। राज्यपाल के कानूनी सलाहकार और स्थायी वकील ने साथ छोड़ा। कानूनी सलाहकार और वकील दोनों ने इस्तीफा दिया। कानूनी सलाहकार अधिवक्ता के जाजू बाबू और स्थायी वकील एमयू विजयलक्ष्मी ने इस्तीफा दे दिया। के जाजू बाबू केरल हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। 2009 से राज्यपाल और कुलाधिपति की ओर से कोर्ट में पैरवी करते थे। दोनों के इस्तीफे की वजह का अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन दोनों के इस्तीफे को एक झटका माना जा रहा है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को यह झटका है। राज्यपाल के कानूनी सलाहकार और स्थायी वकील ने साथ छोड़ा है। कानूनी सलाहकार और वकील दोनों ने इस्तीफा दे दिया है। कानूनी सलाहकार अधिवक्ता के जाजू बाबू और स्थायी वकील एमयू विजयलक्ष्मी ने यह इस्तीफा दिया है। इंडियन एक्सप्रेस का संपादकीय ब्रेकिंग गवर्नर, जरा सी बात पर राज्यपाल मुख्यमंत्री में कलह ठीक नहीं है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आक्रामक हो रहे हैं। मंत्री परिषद की सलाह से काम करते हैं राज्यपाल, लेकिन सरकार से ही उलझ रहे आरिफ मोहम्मद खान। राजनीतिक का अखाड़ा बन गया है केरल का राजभवन के खिलाफ सड़क पर उतर रहे माकपा कार्यकर्ता। ये भी ठीक नहीं। दोनों को अपने कदम पीछे हटाने की जरूरत है। तो ये कहा है, ये एक लेख जो है इंडियन एक्सप्रेस में आया है और इसमें कहा गया है कि जरा सी बात पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री में कलह ठीक नहीं है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आक्रामक हो रहे हैं। मंत्री परिषद की सलाह से राज्यपाल काम करते हैं, लेकिन सरकार से भी उलझ रहे हैं आरिफ मोहम्मद खान। राजनीति का अखाड़ा केरल का राजभवन बन गया है। राजभवन के खिलाफ सड़क पर माकपा कार्यकर्ता उतर रहे हैं और ये भी ठीक नहीं है। दोनों को अपने कदम पीछे हटाने की जरूरत है। क्या सतीश जारकीहोली के बोल महंगे पड़ेंगे? जारकीहोली की टिप्पणी गुजरात हिमाचल चुनाव में भारी पड़ सकती है। कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश की टिप्पणी पर विवाद। सतीश द्वारा हिंदू शब्द की परिभाषा के बाद बड़ा विवाद हो गया है। अब हिंदू और गैर हिंदू ध्रुवीकरण की सियासत में भाजपा को ही लाभ है। हालांकि कांग्रेस ने टिप्पणी से दूरी बनाई है और ऐसी सोच को रिजेक्ट किया है। कांग्रेस क्योंकि इस बात को समझती है कि किस तरह से नुकसान हो सकता है और इसलिए कांग्रेस ने दूरी बना ली है। तो क्या सतीश जारकीहोली के बोल महंगे पड़ सकते हैं? जारकीहोली की टिप्पणी गुजरात हिमाचल चुनाव में भारी पड़ सकती है। कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश की टिप्पणी पर विवाद हो गया। सतीश द्वारा हिंदू शब्द की दी गई परिभाषा के बाद ये बड़ा विवाद है और अब हिंदू और गैर हिंदू ध्रुवीकरण की सियासत में भाजपा को भी लाभ है। हालांकि कांग्रेस ने टिप्पणी से दूरी बनाई है और ऐसी सोच को रिजेक्ट किया है। भाजपा विधायक टी राजा सिंह को रिहा करने का आदेश। तेलंगाना हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ रिहाई का आदेश दिया है। रैली और प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने की शर्त पर रिहाई। टी राजा सिंह ने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान दिया था और उसके बाद रिहाई दी गई है, लेकिन शर्तों पर भाजपा विधायक टी राजा सिंह को रिहा करने का आदेश दिया है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ रिहाई का आदेश दे दिया। रैली और प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने की शर्त पर रिहाई दी गई। टी राजा सिंह ने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान दिया था।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक। पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की। इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में आयोजित ये बैठक अलग अलग विभागीय योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। अधिकारियों को फ्लैगशिप योजनाओं को पूरा करने के निर्देश दिए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कार्यों में असंतुष्ट नजर मंत्री आए और कार्यों की सही ढंग से मॉनिटरिंग नहीं करने पर नाराजगी जताई। अलग अलग योजनाओं में हो रहे कार्यों पर भी नाराजगी जताई और कहा कार्यों को सही ढंग से नहीं किया जा रहा है और न ही इसकी सही ढंग से मॉनिटरिंग हो रही है, क्योंकि बैठकों का दौर लगातार मंत्री ले रहे हैं और इसी कड़ी में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक हुई। पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक ली। इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में आयोजित ये बैठक, जिसमें अलग अलग विभागीय योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी ले रहे हैं और अधिकारियों को फ्लैगशिप योजनाओं को पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कार्यों से असंतुष्ट मंत्री नजर आए और कार्यों की सही ढंग से मॉनिटरिंग नहीं करने पर नाराजगी भी जताई है। साल 2022 में 948 बार भारत की धरती कांपी है। भारत में इस साल जनवरी से अब तक 948 बार भूकंप आए हैं। इसमें से 240 बार अधिक तीव्रता की वजह से लोग सहम गए। 240 बार रिएक्टर पैमाने पर 4 की तीव्रता से ऊपर भूकंप था। एनसीएस के पास इस साल जनवरी से सितंबर तक आए भूकंपों का डेटा मौजूद है। अक्टूबर नवंबर में आए भूकंपों के डेटा की एंट्री फिलहाल साइट पर नहीं है। जनवरी से सितंबर तक यानी कि 9 महीने में आए कुल 948 भूकंप, यानी हर महीने 105 से ज्यादा भूकंप के झटके आए हैं, लेकिन इनमें से सारे महसूस नहीं हुए क्योंकि वो बहुत कम तीव्रता के थे। आमतौर पर 4 तीव्रता के नीचे के भूकंप का पता ही नहीं चलता है और इस साल सबसे ज्यादा तीव्रता के भूकंप आए हैं 8 नवंबर की देर रात 1:57 पर नेपाल में आया, जिसकी तीव्रता 6.3 थी। दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आया, जिसकी तीव्रता 6.1 थी। 8 नवंबर यानी कि हाल ही में जो आया ये भूकंप, कल जिस तरह से भूकंप आया था तेज गति से, उसके बाद दिल्ली की धरती तक कांप गई थी। साल 2022 में 948 बार भारत की धरती कांपी है। भारत में इस साल जनवरी से अब तक 948 बार भूकंप आए हैं और इसमें से 240 बार अधिक तीव्रता की वजह से लोग सहम गए। 240 बार रिएक्टर पैमाने पर 4 की तीव्रता से ऊपर भूकंप था। एनसीएस के पास इस साल जनवरी से सितंबर तक के भूकंप का डेटा मौजूद है। अक्टूबर नवंबर में आए भूकंप के डेटा की एंट्री फिलहाल साइट पर नहीं हुई है। जनवरी से सितंबर तक आए यानी 9 महीने में आए कुल 948 भूकंप और हर महीने 105 से ज्यादा भूकंप के झटके आए हैं, लेकिन इनमें से सारे महसूस नहीं हुए क्योंकि वो कम तीव्रता के थे और आमतौर पर 4 तीव्रता के नीचे के भूकंप का पता नहीं चलता है। देश में 19 नवंबर को बैंक कर्मचारियों की हड़ताल। उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 19 नवंबर को बैंक शाखाओं पर ताला लटका रहेगा। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने बैंकों में हड़ताल का ऐलान कर दिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से दाखिल की गई एक्सचेंज फाइलिंग AIBEA ने भारतीय बैंक संघ को हड़ताल का नोटिस दिया है। हड़ताल से शाखाओं और दफ्तरों में कामकाज प्रभावित होगा। तो हड़ताल से जो आम लोग हैं उनको समस्याएं हो सकती हैं। देश में 19 नवंबर को बैंक कर्मचारियों की हड़ताल है। उपभोक्ताओं को इससे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 19 नवंबर को बैंक शाखाओं पर ताला लटका रहेगा। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने बैंकों में हड़ताल का ऐलान कर दिया। बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से दाखिल की गई एक्सचेंज फाइलिंग AIBE ने भारतीय बैंक संघ को हड़ताल का नोटिस दिया है। हड़ताल से शाखाओं और दफ्तरों का कामकाज प्रभावित होगा। खत्म हो सकती है ट्विटर की फ्री सर्विस। इस्तेमाल की सीमा तय होगी। सब्सक्रिप्शन पर फैसला जल्द होगा। नए बॉस एलन मस्क सब्सक्रिप्शन फीस चार्ज करने का प्लान कर रहे हैं। एक मीटिंग में मस्क ने कर्मचारियों के साथ इस पर विचार विमर्श किया, चर्चा की है। मस्क का प्लान है कि यूजर्स को फ्री में लिमिटेड टाइम ही एक्सेस मिले। इसके बाद ट्वीट करने के बाद सब्सक्रिप्शन खरीदना होगा। हालांकि इसमें कितना समय लगेगा ये अभी साफ नहीं है और ये भी बताया जा रहा है कि अभी एक चर्चा हुई है, बैठक हुई है। हालांकि इसको लेकर घोषणा भी जल्द हो सकती है। तो ऐसा हो सकता है कि ट्विटर की फ्री सर्विस खत्म हो जाए।
इस्तेमाल की सीमा तय होगी। सब्सक्रिप्शन पर फैसला जल्द होगा। नए बॉस एलन मस्क सब्सक्रिप्शन फीस चार्ज करने का प्लान कर रहे हैं। एक मीटिंग में मस्क ने कर्मचारियों के साथ में विचार पर चर्चा की थी। मस्क का प्लान है कि यूजर्स को फ्री में लिमिटेड टाइम ही एक्सेस मिले। इसके बाद ट्वीट करने के लिए सब्सक्रिप्शन खरीदना होगा। हालांकि इसमें कितना समय लगेगा ये अभी तक साफ नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी बने झारखंड के सबसे बड़े करदाता। धोनी ने चालू वित्त वर्ष में जमा किया है 17 करोड़ रुपए का एडवांस टैक्स। पिछले साल 13 करोड़ का एडवांस टैक्स धोनी ने जमा किया था और पिछले साल की तुलना में इस बार 4 करोड़ ज्यादा टैक्स उन्होंने जमा किया है। और इस वजह से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि धोनी की आय में पिछले के साल की तुलना में 30% की बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले भी 2017-18 में झारखंड के सबसे बड़े करदाता धोनी रहे थे और इस बार भी जो कर उन्होंने पिछली बार दिया था उससे ज्यादा उन्होंने इस बार कर दिया है। तो महेंद्र सिंह धोनी झारखंड के सबसे बड़े करदाता बने हैं। धोनी ने चालू वित्त वर्ष में 17 करोड़ रुपए का एडवांस टैक्स जमा किया है। पिछले साल 13 करोड़ का एडवांस टैक्स जमा किया था धोनी ने। पिछले साल की तुलना में इस बार 4 करोड़ ज्यादा टैक्स जमा किया गया है और इस वजह से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि धोनी की आय में पिछले साल की तुलना में 30% की बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले भी 2017-18 में झारखंड के सबसे बड़े करदाता धोनी रहे हैं। तीस साल में खत्म हो जाएगी आर्कटिक सागर की बर्फ। जलवायु परिवर्तन की वजह से आर्कटिक में जमी बर्फ पिघलने लगी है और आर्कटिक की समुद्री बर्फ 2050 तक गायब हो जाएगी। इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव रिसर्च नेटवर्क के अनुसार इसी साल मार्च में पूर्वी अंटार्कटिका में हुई बारिश क्योंकि हवा का तापमान असामान्य रूप से गर्म था। गर्मियों के दौरान एल्पस ने बर्फ के आवरण का 5% हिस्सा खो दिया। सितंबर में ग्रीनलैंड ने साल के उस समय पिघलने का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। पृथ्वी के 8 सबसे गर्म साल देखने के बाद इस बात के प्रमाण मिले कि दुनिया के सभी बर्फीले क्षेत्र बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान पहुंच गया। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को शिकस्त दी। पाक ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया। कल भारत इंग्लैंड के बीच दूसरा सेमीफाइनल होगा। एडिलेड ग्राउंड में ये दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा। तो पाकिस्तान जो है अब एक T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा है।